पहली बार मुझे नहीं पता था कि कौन सा वाला मैं हूं और कौन सा वाला नहीं हूं। समय और स्पेस का इक्वेशन अचानक मुझ पर लागू ही नहीं था। ये एक भव्य उथल पुथल थी, लेकिन बेहद खूबसूरत थी। अगर इंसानियत ऐसी समावेशी भावना का अनुभव कर ले तो पक्का हम हर चीज का समाधान ढूंढ सकेंगे। मुझे आमतौर पर एक मिस्टिक या दिव्यदर्शी कहा जाता है। तो इसका क्या मतलब हो सकता है? अगर यहां कुछ ऐसा हो जिसे आप नहीं जानते और आप समझ भी नहीं पा रहे हो, तो वह आपके लिए एक रहस्य बन जाता है। और अगर यहां कोई ऐसा हो जो ऐसी कई चीजें जानता और समझता हो जिन्हें कई लोग न जानते हैं न समझ पाते हैं, तो वो व्यक्ति एक मिस्टिक बन जाएगा। एक दिन हुआ ऐसा कि दो गायें इंग्लैंड के मैदानों में चर रही थीं। इंग्लैंड की गायें। एक गाय ने दूसरी से पूछा, ये जो मैड काउ बीमारी चली है, इस पर तुम्हारी क्या राय है? दूसरी गाय बोली, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैं तो वैसे भी एक हेलीकॉप्टर हूं। एक मिस्टिक होना, एक आत्मज्ञानी होना, बस ऐसा ही है। एक गाय को यह एहसास हो जाए कि वो एक गाय है और वो एक प्रसिद्ध गाय बन जाए। पवित्र गाय, है ना? क्या ये इतना सरल है? तो आइए मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूं। ये अहम है और अद्भुत बात है कि टेड पहली बार यहां मैसूर में आयोजित हो रहा है, क्योंकि यहीं मेरा जन्म हुआ था और यहीं मैं बड़ा हुआ। जहां हम अभी हैं, ये जगह वहां से ज्यादा दूर नहीं है। तो बचपन में एक बात थी जिसका मुझे एहसास हो गया था कि मैं बिल्कुल पूरी तरह अज्ञानी हूं। और ऐसा लगता था कि मेरे आसपास हर किसी को लगभग हर चीज पता है और यहां मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था, इसलिए मुझे हर चीज पर बहुत बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता था, क्योंकि ऐसा लगता था कि दूसरों को सब पता था और वो किसी भी चीज पर ध्यान दिए बिना खुशी से अपना जीवन बिता सकते थे। मेरी ध्यान देने की क्षमता ऐसी हो गई कि अगर मैं एक पत्ती को भी देखूं तो मैं वहां बैठे बैठे बस उस पत्ती को घंटों घंटों देख सकता था। अगर मैं अपने बिस्तर पर बैठता तो बस अंधेरे को देखता रहता, और ऐसा मैं पूरी रात कर सकता था। तो ये ध्यान मेरे और मेरे आसपास की हर चीज के बीच एक बिल्कुल अलग तरह की भागीदारी और संवाद लेकर आ गया, चाहे वो जीवित हो या निर्जीव। पर बाकी सब लोग, ऐसा लगता था जैसे वो सब जानते हैं और अपना जीवन व्यस्त और मस्त होकर जी रहे थे, पर मैं बस हर छोटी चीज को लगातार घूर रहा था। और तब मैंने देखा कि मुझे एहसास हुआ कि उनको भी कुछ नहीं पता था। बस इतना था कि उनके अपनी धारणाएं और विश्वास थे जिनसे वो खुश थे। ये या तो उनके खुद के थे या किसी और के द्वारा सौंपे गए थे। और वो न केवल ये जानते थे कि यहां क्या है, बल्कि वो दूसरी दुनियाओं के बारे में भी जानते थे, भगवान, स्वर्ग और हर चीज के बारे में जानते थे। और यहां मैं ये समझने के लिए जूझ रहा था कि ये सब क्या है। तो ये मुझे इतना दिलचस्प लगा कि मैं खुद को मैसूर के एक मुख्य मंदिर के बाहर लेकर जाने लगा, क्योंकि मैं वाकई देखना चाहता था कि भगवान से मिलने के बाद, भगवान से बातचीत करने के बाद लोग कैसे हो जाते हैं। तो मैं वहां खड़ा होकर मंदिर से बाहर निकलने वाले हर चेहरे को गौर से देखने लगा। और आमतौर पर मुझे आसपास की गपशप सुनने को मिली। कभी कभी भारतीय मंदिरों में आपके जूते किसी और के साथ चलते बनते हैं, और फिर मैं देखता कि लोग यहां सृष्टि और सृष्टिकर्ता दोनों को कोस रहे होते हैं। मैंने हमेशा यह देखा कि रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हुए लोगों के चेहरों पर मंदिर से बाहर निकलने वाले लोगों के चेहरों से ज्यादा खुशी होती थी। than people walking out of temples. भगवान वर्सेस डोसा, और लगता है डोसा जीत जाएगा। I could not come to terms with this, and मुझे ये बात कुछ समझ नहीं आती थी, और इसलिए मैं धीरे धीरे अपने आसपास की हर चीज और हर इंसान को लेकर और ज्यादा शक्की होता चला गया। मैं सामाजिक संरचनाओं, राजनीतिक व्यवस्थाओं, धार्मिक विश्वासों और यहां तक कि वैज्ञानिक सिद्धांतों पर भी शक करने लगा था, क्योंकि उनमें से कोई भी मेरे जीवन के अनुभव से मेल नहीं खाती थी। और एक दिन मैं चामुंडी हिल की ओर चल पड़ा। आपको ये जगह जरूर देखनी चाहिए। और मैसूर में एक परंपरा है,
अगर आपको कुछ करना है तो आप चामुंडी हिल जाते हैं। अगर आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है तो भी आप चामुंडी हिल जाते हैं। अगर आप प्यार में पड़ गए तो आप चामुंडी हिल जाते हैं। अगर आपका प्रेम प्रसंग टूट गया तो भी आप चामुंडी हिल जाते हैं। मेरा टूट गया था और मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था, तो मैं चामुंडी हिल की ओर जाने लगा और वहां जाकर मैं एक चट्टान पर बैठ गया। मेरे जीवन के उस पल तक मैं हमेशा सोचता था कि ये मैं हूं और वो कोई और है या कोई और है, पर पहली बार मुझे नहीं पता था कि कौन सा वाला मैं हूं और कौन सा नहीं। अचानक जो मैं था वो हर जगह फैला हुआ था। मैं जिस चट्टान पर बैठा था, जिस हवा में मैं सांस ले रहा था, मेरे चारों ओर का माहौल, मैं हर चीज में विस्फोट कर गया था। यह सुनने में बिल्कुल पागलपन जैसा लगता है। मुझे ऐसा लगा कि यह 10-15 मिनट तक चला होगा, पर जब मैं अपनी सामान्य चेतना में वापस आया तो मुझे यह पता चला कि 4.5 घंटे से मैं वहीं बैठा था, पूरे होश में, आंखें खुली हुई, पर मेरे अनुभव में समय बिल्कुल पलट गया। बड़े होने के बाद पहली बार मेरे जीवन में मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मैं बिल्कुल शांत और खुश रहा हूं, ऐसी कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन यहां मैं एक बिल्कुल अलग ही तरह के परमानंद में डूबा हुआ था। मेरे शरीर की एक एक कोशिका परमानंद में फूट रही थी। जब मैंने अपना सिर हिलाया और कुछ तार्किक जवाब ढूंढने की कोशिश की कि मेरे साथ क्या हो रहा है, the only thing that my very smart mind could say was, maybe I'm just going off my rocker. तो मेरा बहुत ही स्मार्ट दिमाग बस यही कह पाया, शायद मैं पागल हो रहा हूं। ये अनुभव गहराता चला गया और फिर ऐसा बार बार होने लगा। अगर मैं बस बैठता तो जो मेरे लिए बस कुछ पल होते थे वो दूसरों के लिए कई घंटे होते थे। मुझे लगता बस 1 मिनट हुआ है, पर घंटे बीत जाते थे। एक खास दिन था जब मैं एक जगह पर बैठा हुआ था। मैंने वाकई सोचा कि लगभग 25 से 30 मिनट हुए होंगे, लेकिन जब मैं अपनी सामान्य चेतना में आया तो 13 दिन बीत चुके थे। मैं वहीं का वहीं बैठा था। और भारत ऐसा देश है कि वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। मेरे गले में मालाएं थीं, लोग मेरे पैर छूने लगे। कोई जानना चाहता था उनके बिजनेस का क्या होगा, कोई जानना चाहता था उसकी बेटी की शादी कब होगी। वो सारी चीजें जिनसे मुझे नफरत थी वो मेरे आसपास हो रही थीं और मुझे अपने आसपास की भीड़ से बचने के लिए उस जगह से दूर जाना पड़ा। और जैसे जैसे ये अनुभव मेरे अंदर गहराता गया, एक चीज मेरे साथ ये हुई कि हर वो चीज जो मैं मानता था कि मैं हूं, अचानक वो मैं नहीं था। ये हमेशा से मैं था, पर अचानक मैंने पाया कि ये केवल भोजन का एक ढेर है जिसे मैंने खाया है। जो मैंने इकट्ठा किया है वो मेरा हो सकता है, पर कभी मैं नहीं हो सकता। ये सब मेरे मन पर पड़ी छापों का एक बड़ा ढेर था और ये शरीर और मन मैं नहीं था, बल्कि ये मेरे थे। तो मेरे और मेरे शरीर के बीच, मेरे और मेरे मन के बीच एक दूरी पैदा हो गई। इसकी मदद से मेरे अंदर एक और अनुभव पैदा हुआ। अचानक समय और स्थान के इक्वेशन मुझ पर लागू नहीं हो रहे थे। मैं देख पा रहा था कि जो वहां है वो यहां है और जो यहां है वही वहां है। भूत, वर्तमान और भविष्य आपस में मिल गए थे। ये एक भव्य उथल पुथल थी, पर बेहद खूबसूरत थी। तो मेरा शक्की मन इसे समझ नहीं पा रहा था। तो मैंने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए। ये एक्सपेरिमेंट इतने अजीब थे कि ना बताना बेहतर है और उसके नतीजे तो परियों की कहानियों जैसे हैं जिन पर किसी को विश्वास नहीं होगा। पर एक बात थी जो मैं समझ चुका था, वो ये कि ये ब्रह्मांड मानव पर केंद्रित नहीं है और इंसान अपना अनुभव खुद बनाते हैं। ज्यादातर लोग समझते हैं कि उनका अनुभव उन परिस्थितियों से तय होता है जिनमें वो रह रहे हैं, पर इंसान का हर अनुभव 100% हमारे अंदर हम खुद ही बनाते हैं। और मुझे लगता है आजकल बहुत सारे वैज्ञानिक इससे सहमत हैं। और ये एहसास होने के बाद कि अगर सभी अनुभव हमारे अंदर से आते हैं, अगर आपके अनुभव की जड़ आपके अंदर है, अगर आपके अनुभव का स्थान आपके ही अंदर है, जो कि है, तो आप जीवन का कैसा अनुभव पाना चाहेंगे? मुझे यकीन है कि आप अपने लिए यही चाहेंगे कि ये बहुत सुखद हो, चाहे आप जो भी कर रहे हो। आप अपने पड़ोसी के लिए क्या चाहते हैं इस पर बहस हो सकती है, लेकिन आप अपने लिए यही चाहेंगे कि आप परम आनंद में रहें। जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि मेरे अनुभव की जड़ें मेरे ही अंदर हैं, तो मैं चीजों को घूरने के बजाय आंखें बंद करके बैठने लगा। यह मेरे जीवन में एक आयामी परिवर्तन था, घूरने से लेकर आंखें बंद करके बैठने की तरफ। मैं इस ह्यूमन सिस्टम से इतना प्रभावित हुआ कि मैं अपनी आंखें खोलना ही नहीं चाहता था। कई दिनों तक मैं बस आंखें बंद करके इसकी हर चीज को देखना चाहता था। और मुझे एक चीज एहसास हुई, वो ये कि अगर मैं एक रोटी का एक टुकड़ा लूं और उसे सिस्टम में डालूं, तो रोटी का ये टुकड़ा कुछ ही घंटों में मेरा शरीर बन जाता है और फिर मैं इसे मैं के रूप में अनुभव करता हूं।
ये अद्भुत प्रक्रिया, जैसे जैसे मैं इसके प्रति ज्यादा से ज्यादा जागरूक होता गया, मैंने देखा कि सृष्टि का स्रोत, इस शरीर को बनाने वाला, इसका निर्माण करता इसके अंदर ही है। जब मैंने ये देख लिया, तब मैं ये देख सकता था कि मैं अपने दिमाग को 24 घंटों में बिल्कुल नया रूप दे सकता हूं। Changing myself beyond social upbringing, family situations. मैं खुद को सामाजिक परवरिश, पारिवारिक परिस्थितियों, यहाँ तक कि अपने अंदर के जेनेटिक गुणों के भी परे ले जा सकता हूँ। मैं देख रहा था कि मैं अपनी हर चीज बदल सकता हूँ और 24 घंटों में मैं एक बिल्कुल अलग व्यक्ति बन सकता हूँ। अगले 24 घंटों में फिर से एक अलग व्यक्ति हो सकता हूँ। मैं एक सचेत स्किज़ोफ्रेनिक की तरह था जो अलग अलग चीजें आजमा रहा था। एक दिन की बात है, मैंने फील्ड हॉकी के एक खेल में मेरे बाएं टखने फ्रैक्चर कर लिए और मैं एक जगह जाकर बैठ गया। मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और तब तक मैं दमे का एक पुराना रोगी बन चुका था और मुझे अस्थमा का बहुत गंभीर दौरा पड़ा और वो दर्द और साथ में सांस न ले पाने में बहुत परेशानी हो रही थी। उस समय मुझे लगा कि अगर इस शरीर को बनाने वाला इसके अंदर है, तो ऐसा क्यों है कि मैं इसे अंदर से ठीक नहीं कर सकता। और मैं एक दृढ़ संकल्प के साथ बैठ गया, अगर ये सच है तो ये अपने आप ठीक हो जाना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल गलत मार्ग पर हूं। मैं लगभग 1 घंटे से ज्यादा समय तक अपनी आंखें बंद करके बैठा रहा। जब मैंने आंखें खोली तो मेरा अस्थमा हमेशा के लिए जा चुका था और सबसे बढ़कर मेरा टूटा हुआ पैर उस थोड़े से वक्त में बिल्कुल ठीक हो गया था, 1 घंटे से थोड़े ज्यादा समय में। इस अनुभव से हौसला पाकर मैंने ऐसे तरीके और सिस्टम बनाने शुरू कर दिए जिनकी मदद से हर इंसान उस बुद्धि और उस क्षमता तक पहुंच सकता है जो इस सिस्टम के अंदर है, जो एक रोटी के टुकड़े को इंसान में बदल देती है। This intelligence and this ये बुद्धि और इंसानी सिस्टम की ये क्षमता जो केवल विचार प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, ये हर इंसान में मौजूद है, पर दुर्भाग्य से इसका इस्तेमाल नहीं हो पाता। और मैं ऐसे सिस्टम बनाने लगा जिसका लोग आज इस्तेमाल कर सकें। भीतरी खुशहाली की इन तकनीकों और तरीकों की मदद से आप अपने भीतरी आयाम को मनचाहा रूप दे सकें। लाखों लोग आज इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके लाभ का आनंद ले रहे हैं। पर इसका महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इतने ऊंचे स्तर की बुद्धि और क्षमता शरीर के हर मिलीमीटर में, शरीर के हर बिंदु में मौजूद है, न कि सिर्फ विचार प्रक्रिया में। मानव समाजों ने इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। ऐसा करने के तरीके हैं और जब मैं इस प्रक्रिया से गुजरा तो मैंने देखा वो कौन सी चीज है जो तय करती है कि क्या मैं हूं और क्या मैं नहीं हूं। मैं रोटी का एक टुकड़ा लेकर उसे खुद में बदलने में सक्षम हूं। अगर मैं शरीर को देखता हूं तो मुझे ये बस इस धरती का उधार लिया हुआ एक टुकड़ा लगता है, पर ये और वो अलग क्यों है। तब मैंने पाया कि सिर्फ अनुभूतियों या सेंसेशंस के दायरे से ये तय होता है कि क्या मैं हूं और क्या मैं नहीं हूं। यहां सेंसेशन है तो ये मैं हूं, और वहां मुझे सेंसेशन महसूस नहीं हो रहा तो वो मैं नहीं हूं। जब मैंने ये देखा, मैंने अपने अंदर सेंसेशन के दायरे को बहुत बहुत करीब से देखा। ये मेरे जीवन का वो दौर था जब ज्यादातर समय मैं अपनी आंखें बंद करके ही रहता था। मैंने महसूस किया कि सेंसेशन के दायरों को खींचा या बढ़ाया जा सकता है, या जितना ये अभी है उससे भी छोटा किया जा सकता है। यह संभव है कि आप यहां बैठे रहें और कुछ भी महसूस ना करें जो अभी यहां हो रहा है। कुछ हद तक ये नींद में होता है, या आप यहां बैठकर इस पूरे हॉल तक अपने सेंसेशन के दायरे को बढ़ा सकते हैं, और जो कुछ भी आपकी सेंसेशन के दायरे के अंदर होता है आप हमेशा उसे खुद के रूप में अनुभव करेंगे। यहां एक ग्लास पानी है और ये मैं नहीं हूं, ये बिल्कुल साफ है, लेकिन अगर आप इसे पी लें तो आपने इसे अपनी सेंसेशन के दायरे में शामिल कर लिया और अब ये आप में बदल गया। तो अगर आप अपने सेंसेशन के दायरे को बाहर फेंक कर और विस्तार दे दें तो आप यहां बैठकर इस हॉल के हर इंसान को खुद के रूप में महसूस कर सकते हैं। आप इसे और आगे बढ़ाकर पूरे ब्रह्मांड का इस तरह से अनुभव कर सकते हैं जैसे आप अपने शरीर का अनुभव करते हैं। ये समावेश की भावना अगर ये आप में आ जाए, अगर ये मेरे अंदर आ गई, तो अचानक मुझे एहसास हुआ कि प्यार में रहना कोई सिखाई जाने वाली चीज नहीं है। करुणा में होना कोई आइडिया नहीं है। दूसरे की भावना को समझना कोई गहरा सिद्धांत नहीं है। इंसान को ऐसा ही बनाया गया है। अगर वो सीमित चीजों से जो कि वो नहीं है अपनी पहचान जोड़कर अपनी चेतना को सीमित न कर दे, तो अगर आप ऐसी चीजों से अपनी पहचान न जोड़ें जिन्हें आपने समय के साथ इकट्ठा किया है, जिसमें आपका शरीर और मन भी शामिल है, तो हर इंसान इसमें सक्षम है। अगर बाहरी परिस्थितियों की बात हो तो हम सब अलग अलग सामर्थ्य रखते हैं, पर भीतरी परिस्थितियों के मामले में हम सभी की काबिलियत समान है।
जब भीतरी दुनिया की बात आती है तो कोई भी इंसान किसी दूसरे से ज्यादा काबिल नहीं होता। सिर्फ बाहरी परिस्थितियों में ही हम सभी की काबिलियत अलग अलग होती है। अगर ये समावेश की भावना मानव जीवन में आ जाए, अगर आप यहाँ बैठकर अपने आसपास के लोगों को खुद के रूप में अनुभव कर पाएं, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको कोई अच्छाई सिखानी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको प्रेम सिखाना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि आपको मुझे परवाह करना सिखाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी देखभाल करना बहुत ही स्वाभाविक है। यह अस्तित्व की प्रकृति में बहुत गहराई से समाया हुआ है। तो ये बहुत जरूरी है कि ये समावेश की भावना मानवता को छुए। तो यही मेरा जीवन, मेरा काम और मेरा प्रयास बन गया, ऐसे तरीके विकसित करना जिनसे लोग इस समावेश का अनुभव कर सकें। If this inclusiveness is experienced by humanity, particularly by the leadership, people अगर मानवता इस इंक्लूसिवनेस का अनुभव करती है, विशेष रूप से लीडर्स, यानी जिनके पास पावर है, दुनिया में कई तरह की जिम्मेदारियां हैं, तो निश्चित रूप से हम हर चीज का समाधान ढूंढ सकते हैं। क्योंकि आज हम लोगों की एक पीढ़ी के रूप में ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली बार इस धरती पर हम हर इंसानी समस्या को सुलझाने में सक्षम हैं। पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, आप चाहे जो कहें, हम सबको बदलने में सक्षम हैं। पहली बार हमारे पास जरूरी संसाधन हैं, क्षमता हैं और तकनीकें हैं। पर क्या हम इसे करेंगे? ये बस इस बात से तय होगा कि हमारे जीवन का अनुभव कितना समावेशी है। अगर आप यहाँ खड़े होकर इस धरती को खुद के रूप में अनुभव करें, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये बताना पड़ेगा कि इसका ख्याल रखें। हर इंसान अपनी पूरी क्षमता से इसे करेगा। लेकिन अगर हमारे अंदर ये इंक्लूसिवनेस नहीं होगी, तो हम जो कर सकते हैं वो नहीं करेंगे। अपने जीवन में अगर हम वो नहीं करते जो हम नहीं कर सकते, तो कोई समस्या नहीं है। पर अगर हम वो नहीं करते जो हम कर सकते हैं, तो हम एक ट्रेजेडी हैं। my hope and my work is just to see मेरी आशा और मेरा काम बस ये देखना है कि हमारी पीढ़ी के लोग ऐसी ट्रेजेडी न बने। यानी हम जो कर सकते हैं वो हम जरूर करें। और इस वक्त हम जो कर सकते हैं वो 100 साल पहले की क्षमताओं की तुलना में बहुत जबरदस्त रूप से अलग है। बहुत जबरदस्त रूप से अलग। पर जिस चीज की कमी है वो है एक समावेशी चेतना, जीवन का एक समावेशी अनुभव। अगर हम इसे लीडरशिप में और लोगों में लेकर आते हैं, सिर्फ तभी हम ऐसे समाधान खोज पाएंगे जो सभी के लिए मायने रखेंगे। नहीं तो हम बस यही करते रहेंगे। समाधान के नाम पर हम ज्यादा से ज्यादा समस्याएं खड़ी करते रहेंगे। अगर हम सच में ऐसे समाधान चाहते हैं जो सभी के लिए मायने रखें, तो मानवता को पूर्ण समावेश का अनुभव होना जरूरी है, और ये संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद।